तो बच्चों, आप टॉर्क बैलेंस करने के कंसेप्ट को सीखने के बाद उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हम इस मशीन को पढ़ते हैं, जिसे हम फल्क्रम एंड रॉड भी कहते हैं, इसे फल्क्रम एंड लीवर भी कहते हैं। बच्चों, इस सेटअप में क्या होता है, एक रॉड को हम एक फिक्स पॉइंट से पाइवट करते हैं या बोलें कि बैलेंस करते हैं। और वो बैलेंस इस तरीके से होता है कि पाइवट से लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों एंड से लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करता है, और उसके बाद उसका रोटेशनल बैलेंस वाला इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगता है। तो टेक्निकल डेफिनेशन यही है लीवर की। एन आइडियल लीवर इज अ लाइट, लाइट मतलब कि जो रॉड है उसका मास बहुत ज़्यादा असर इस सिस्टम पे नहीं डालेगा। सो एन आइडियल लीवर इज अ लाइट रॉड pivoted at a point along its length, and this point is called fulcrum. ग्रीन कलर के एरो से फल्क्रम को इंडिकेट किया गया है। तो बच्चों, अब हम इस फल्क्रम का, इस मशीन का एनालिसिस करेंगे। अगेन, आप इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखें अगर, तो दो पॉइंट्स होंगे जहां से फोर्सेस लगेंगे। आप पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों एंड्स पे कुछ वेट रख के फोर्सेस लगाएंगे और फल्क्रम से एक दूसरा रिएक्शन फोर्स लगेगा। बच्चों, बचपन में आपने सी सॉ, जो एक झूला होता है जिसमें आप दोनों तरफ बैठते हैं और आप एक दूसरे के वेट को बैलेंस करते हैं, तो ये सी सॉ झूले की तरह ही है। जैसा कि पिछली प्रॉब्लम ने हमने सॉल्व किया था कि सबसे पहले हम फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे। हमने फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया। दोनों एंड से लगने वाले फोर्सेस F1 और F2 फल्क्रम से लगने वाले रिएक्शन फोर्स R से बैलेंस होंगे, और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपकी बनेगी जो कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से निकल कर आएगी। R माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी पहली कंडीशन थी। चूंकि हमको पता है कि अगर फोर्सेस बैलेंस हैं तो हम फल्क्रम के अबाउट सिस्टम का नेट टॉर्क निकालेंगे और उस पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, विच इज नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। बच्चों, यहाँ पर एक टर्म लिखी है मोमेंट्स अबाउट फल्क्रम। तो बच्चों, ये जो मोमेंट्स ऑफ फोर्स होते हैं ये एक्चुअल में टॉर्क को ही कहने का दूसरा तरीका है। हम टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। मोमेंट मतलब कि उस फोर्स का या उस फिजिकल एंटिटी का रोटेटिंग इफेक्ट। तो अगर हम फल्क्रम के अबाउट सारी फोर्सेस का टॉर्क निकालें तो रिएक्शन फोर्स चूंकि इसी पॉइंट से पास हो रही है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से 0 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग टॉर्क भी 0 होगा। ए एंड पे लगने वाले फोर्स F1 का रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा, जबकि बी एंड पे लगने वाले फोर्स F2 का रोटेशनल इफेक्ट या उसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज होगा, और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अगेन इक्वेशन को रीड आउट करते हैं। d1 F1 माइनस d2 F2 इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये इक्वेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से आया है। सेकेंड टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड लेकर जाएं तो हमें ये कंडीशन मिलती है d1 F1 इज इक्वल टू d2 F2। अब इन दोनों एंड में से एक को अगर हम लोड आर्म मान लें तो दूसरा अपने आप एफर्ट आर्म हमें एज्यूम करना होगा। ये बैलेंस करने की तरह है कि अगर आप यहाँ पे कुछ F1 का लोड डालते हैं तो यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए, चूंकि अगर आप यहाँ पे लोड डालेंगे तो ये जो आपका रॉड है ये ऊपर की ओर जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए फिर आपको F2 फोर्स डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। तो फल्क्रम की पोजीशन जो है बच्चों D1 और D2 से डिसाइड होगी। अगर आप फल्क्रम को लेफ्ट साइड रख देते हैं तो उसी हिसाब से फिर आपके फोर्सेस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट कंडीशन है लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू
एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट, यानी कि अगर आप फलक्रम को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो आपका F1D1 कम हो जाएगा और साथ ही साथ D2 की वैल्यू बढ़ने के बाद आपका F2 भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए, फलक्रम की अलग अलग पोजीशंस के लिए लोड आर्म और एफर्ट आर्म की वैल्यू अलग अलग आती है। एफर्ट आर्म और लोड आर्म के इस रेशियो को हम मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पे लगने वाला फोर्स एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या आसान भाषा में बोलें तो उस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पे लगने वाला फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जिस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास को यह मानते हैं कि यह एक पॉइंट है जिसके आसपास आपके बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, वेयर द एंटायर मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, उसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी रिजिड बॉडी के लिए वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हम मानते हैं सिस्टम का टोटल वेट निकल कर आ रहा है या टोटल वेट उस पॉइंट से एक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखें कई बार अपने क्लासरूम में वो खेल खेला होगा कि आप अपनी कॉपी को अपनी उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो हर पॉइंट से बैलेंस नहीं होता, वो सिर्फ उसी पॉइंट पे बैलेंस होता है जहाँ से उस बॉडी का एंटायर वेट एक्ट करता है या बॉडी का पूरा वजन एक्ट करता है। वो पॉइंट होता है बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आप कॉपी को तभी अपनी उंगलियों पे बैलेंस कर पाएंगे जब आप अपनी फिंगर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रखेंगे। बच्चों अब हम जानेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ मास जैसा कि मैंने बताया वो पॉइंट है रिजिड बॉडी का जहाँ पे हम मानते हैं कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है। उसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी रिजिड बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका टोटल बॉडी वेट एक्ट कर रहा हो और उस पॉइंट पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 होगा। सेंटर ऑफ मास बॉडी के मास से रिलेटेड है जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के वेट से रिलेटेड है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मोशन की स्टडी के लिए हेल्पफुल होता है, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन पे निर्भर करता है, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ वो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन में दो इंक्लाइंड प्लेन हैं जिनमें दो कारें रखी हुई हैं, बट दोनों का इंक्लाइनेशन अलग अलग है। उस केस में दोनों कारों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अलग अलग होगी। तो बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि यह ज़रूरी नहीं कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के फिजिकल लोकेशन के अंदर ही हो। अगर हम रिंग की बात करें, एक यूनिफॉर्म रिंग की बात करें, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाया करता है जो कि उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये कंडीशन फिक्स है कि वो बॉडी के अंदर ही होगा। साथ ही साथ अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। तो आइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कुछ और एनालिसिस हम करते हैं।
जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी के लिए वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं, जिसके अबाउट उसका बॉडी वेट बैलेंस्ड होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं बच्चों। अगेन हमारे बेसिक स्टेप्स वही हैं। किसी बॉडी पे अगर हमें इक्विलिब्रियम एनालाइज करना है, सबसे पहले हम फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, आर यानी कि रिएक्शन फोर्स, एम जी यानी कि वेट। दूसरी कंडीशन हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की लगाएंगे, जो कि होगी नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो चूंकि हमें पता है कि ये रिएक्शन फोर्स आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास होगा, उससे हमें ये कंक्लूजन मिलती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का या ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क है वो इस पॉइंट के अबाउट 0 होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है बच्चों कि इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखो, चूँकि इसका बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि इसके अबाउट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट आपका वेट इवनली स्प्रेड होगा, यानी कि m1g का जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो m2g के मोमेंट ऑफ फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। और ये आप इंडिविजुअल जितने भी पॉइंट मासेस लेंगे ये सभी के लिए ट्रू होगा। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी। अगर आपका ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करेगा।